चलिए, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पढ़ रहे थे हम लोग। लीगल मेट्रोलॉजी में हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वेट्स एंड मेजर्स की, ठीक है। और इंटरनेशनल यानी ग्लोबल हार्मोनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए वेट्स एंड मेजर को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? लीगल मेट्रोलॉजी। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, OIML, फुल फॉर्म क्या था? ओ से स्टार्ट करो, नहीं आई से स्टार्ट होगा। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये लीगल मेट्रोलॉजी की, जिसने स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं हर मेंबर कंट्रीज के लिए। और जो भी मेंबर कंट्री अपने यहाँ के नेशनल लॉज बनाएगी, उन नेशनल लॉज में उसको लीगल मेट्रोलॉजी के रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करना होगा। फिर हम लोगों ने देखा था इसके अंदर मैन्युफैक्चरर थे, रिपेयरर थे, डीलर थे। ये किस चीज के रिपेयरर डीलर थे? लीगल, हाँ, मेट्रोलॉजी यानी वेट्स एंड मेजर्स के, यानी वेट्स एंड मेजर्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वेट्स एंड मेजर्स की डीलिंग हो रही है। एंड एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, प्री पैकेज्ड कमोडिटी। क्या थी प्री पैकेज्ड कमोडिटी? जो हमारे सामने पैक नहीं हुई है, और उन प्री पैकेज्ड कमोडिटी को भी कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना पड़ता है। इस एक्ट की अगर अथॉरिटी की बात करें तो डायरेक्टर्स एंड कंट्रोलर्स अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो अनऑथराइज्ड या अनवेरिफाइड वेट्स एंड मेजर्स हैं, उनका सर्च होगा, सीजर होगा और फोरफीचर होगा। याद आ गया? ठीक है। एंड डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज कमोडिटी पढ़ लिया था हम लोगों ने, कि यहीं से पढ़ना था आई गेस ना, यहीं से पढ़ना था। चलिए, डिक्लेरेशन ऑन प्री पैकेज कमोडिटी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेक्शन 18 स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, import, distribute, deliver, offer, expose or possess for sale any pre-packaged commodity unless such package is in such standard quantity or number and bears thereon such declaration and particulars in such manner as may be prescribed। यानी कोई भी पर्सन किसी प्री पैकेज्ड कमोडिटी को सेल, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर नहीं कर सकता जब तक जो मैंडेटरी चीजें उसमें विजिबल होनी चाहिए वो विजिबल ना हो। एनी एडवर्टाइजमेंट मेंशनिंग द रिटेल सेल प्राइस ऑफ अ प्री पैकेज्ड कमोडिटी शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन एज टू द नेट क्वांटिटी। कह रहे हैं अगर किसी प्री पैकेज्ड कमोडिटी में MRP लिखी हुई है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसी पैकेज्ड कमोडिटी होते हैं जिसमें कोई लेबल वेबल कुछ नहीं होता, लोकल जो सेलर्स होते हैं वो अपनी पैकिंग करके देते हैं, उसके अंदर भी वो एक पर्ची डालते हैं जिसमें प्राइस और क्वांटिटी जरूर लिखते हैं। सो इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स, आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, लेकिन दो चीजें लिखना मैंडेटरी होती हैं। अगर आप प्राइस लिख रहे हो तो आपको नेट क्वांटिटी लिखना जरूरी है। सो दे आर सेइंग एनी एडवर्टाइजमेंट मेंशनिंग द रिटेल सेल प्राइस of a pre-packaged commodity shall contain a declaration as to the net quantity or number of commodity contained in the package in such form and manner as may be prescribed। तो कई बार आप देखिए जो बड़े पैकेट्स होते हैं उसमें लिखा रहता है इनसाइड दिस 5 पीसेस या 6 पीसेस या दिस कंटेन्स 6 पैकेट्स, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है। अगर किसी पैकेज में प्राइसिंग लिखी हुई है तो नेट क्वांटिटी और पैकेट्स लिखना भी जरूरी होगा। This is what is a declaration on pre-packaged commodity. Next is registration for importer of weight or measure. Section 19 provides that no person shall import any weight or measure unless he is registered with the director in such manner on payment of such fees as may be prescribed. अब सिर्फ इतनी लाइन देखिए, कह रहे हैं no person shall import any weight or measure। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? कह रहे हैं जो भी यहाँ पे डीलर्स हैं या जो भी लोग हैं, अगर वो कोई वेट और मेजर बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करने के लिए भी पहले उनको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? डायरेक्टर। ये डायरेक्टर कौन था याद है ना? इस एक्ट की जो अथॉरिटी है दैट इज द डायरेक्टर। नो वेट और मेजर वेदर सिंगली और एज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एनी मशीन शैल बी इंपोर्टेड unless it conforms to the standard of weight or measure established by or under this act। तो आपको नेसेसरी रजिस्ट्रेशंस कराने पड़ेंगे, नेसेसरी लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, तभी आप वेट्स और मेजर में डील कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से टॉपिक है देखो, अप्रूवल ऑफ मॉडल। एवरी पर्सन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग एनी वेट और मेजर
shall seek the approval of model of such weight or measure. यानी अब मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर, वो वेट्स एंड मेजर्स बनाना चाह रहा है, तो वो जिस तरीके से वेट्स ऑफ मेजर बनाएगा या जिस मशीन से वेट और मेजर बनाएगा, दैट मशीन, दैट मॉडल, दैट अपैरेटस हैज टू बी लाइसेंस्ड. यानी आपको पहले अप्रूवल कराना पड़ेगा. अगेन जो OIML के रिकमेंडेशंस थे उसके हिसाब से उसका जो सर्टिफिकेशन सिस्टम था कि भाई हम जिस मशीन से वेट एंड मेजर बना रहे हैं, हम जिस मेथोडोलॉजी से बना रहे हैं, वो अप्रूव्ड है कि नहीं. एक बार हमको अप्रूवल मिल जाएगी तभी हम उससे वेट्स एंड मेजर्स बना सकते हैं. तो देखो लिखा है एवरी पर्सन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग एनी वेट और मेजर shall seek the approval of the model of such weight or measure in such manner and payment of such fees. नेक्स्ट आ जाइए. अब देखो ये हेडिंग से समझ में आएगी अगली हेडिंग, प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चर, रिपेयर और सेल ऑफ वेट और मेजर विदाउट लाइसेंस. सिर्फ हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा. क्या मतलब हुआ बताइए इसका? लाइसेंस के बिना किसी भी वेट और मेजर की मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरिंग या सेल नहीं की जा सकती. सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, repair, sell or offer, expose or possess for repair or sale any weight or measure unless he holds a license issued by the controller. तो जब तक लाइसेंस नहीं होगा तब तक हम वेट्स और मेजर्स में डीलिंग नहीं कर सकते. नेक्स्ट आ जाइए. बस बाकी इसके अंदर डिटेल में ना पढ़िएगा. ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज में आ जाइए. अगेन रीड अभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन इसको याद अब कब करेंगे? वो फाइनल डे, याद आया ना, वो फाइनल डे जिस दिन मेन एग्जाम है उसके जस्ट एक दिन पहले. तो एक दिन पहले आप पेपर दे के, हमने एक दिन और याद दिलाया था आपको ये दिन, है ना. कल आप पेपर दे के आए हैं, कल आपका एक और पेपर है, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है ना. उस दिन ये पढ़ेंगे. ठीक है, याद आ गया ना दिन? ठीक है. ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी में पहला मार्क कर लो. कह रहे हैं पेनाल्टी फॉर यूज ऑफ नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर. ठीक है, ऑफेंस मार्क कर लीजिए. ऑफेंस क्या है? हम कौन सा वेट एंड मेजर यूज कर रहे हैं? नॉन स्टैंडर्ड. और इसकी पेनाल्टी मार्क कर लीजिए. शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 25,000 एंड फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months एंड ऑल्सो फाइन. ओके, तो ऑफेंस हो गया कि हम नॉन स्टैंडर्ड वेट और मेजर यूज कर रहे हैं और ये उसकी पेनाल्टी. सेकेंड वाला सिमिलरली मार्क करिए, टैंपरिंग हो रही है. व्हाट डू यू मीन बाय टैंपरिंग? यानी हम किसी वेट और मेजर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं. तो ये कह रहे हैं टैंपर्स विद और ऑल्टर्स इन एनी वे एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड और इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और ऑल्टर्स एनी वेट और मेजर. अगर ऐसा किया जा रहा है तो पेनाल्टी देखिए कितनी है. shall be punishable with a fine which may extend to 50,000 rupees or for second and subsequent offense with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year. Okay. Third mark कर लो, every person who manufacture or cause to be manufactured, sell or offer or possess for sale any weight or measure which does not conform to the standards of weights and measure. यानी वो ऐसे वेट्स एंड मेजर्स में डीलिंग कर रहा है जो स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर की कैटेगरी में नहीं आते, कंफर्म नहीं कर रहा है. इसके लिए देखिए मार्क करिए कितना लिखा है. शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज एंड फॉर सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years. देखो पेनाल्टी के लिए दो चीजें हैं. अगर आप 100% श्योरिटी के साथ चलना चाहते हैं तो वही जो हम आपको बताते हैं कि एक दिन पहले पेनाल्टी पढ़ लीजिएगा. एक दूसरा तरीका भी है, बट देन मतलब आई विल नॉट से कि सब वही फॉलो करें. आप पेनाल्टी ऑल टुगेदर स्किप भी कर सकते हैं. रीजन बीइंग, आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखें तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे पेपर में सिर्फ पेनाल्टी आए. मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेनाल्टी 5 नंबर, और बहुत ज्यादा मैक्सिमम कर लो तो 2 क्वेश्चन आ गए पेनाल्टी के, इससे ज्यादा नहीं आएगा. तो 2 क्वेश्चन का मतलब मैक्सिमम 10 मार्क्स. ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपको पेनाल्टी याद कितनी करनी पड़ेगी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये सिर्फ एक थोड़ा सा लॉजिकल वे में हम लोग करना चाह रहे हैं कि सबसे पहली चीज तो अगर आप सारी पेनाल्टी मान लो याद कर लो,
जैसा हमने आपको बोला कि एक दिन पहले आप पेनाल्टी पढ़ लेना, चलो आपने पढ़ भी ली, याद रहेगी? ये अगला क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज, मान लीजिए आप जिस चैप्टर की याद करके गए उस चैप्टर की नहीं आई, किसी दूसरे चैप्टर की आ गई, और सब कुछ छोड़ो, आपने याद भी करी, एग्जाम में आ भी गई, तब भी भूल गए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा हिसाब से चलें तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना होगा कि 100 नंबर की पेनाल्टीज आ जाए। मैक्सिमम आती है तो कोई एक पेनाल्टी, वैसे तो कई बार ऐसा होता है नहीं आती है पेनाल्टी ऑल टुगेदर, अगर आप लेटेस्ट पेपर्स देखो तो नहीं आई है, हो सकता है एक क्वेश्चन पेनाल्टी का दे दें। और वैसे भी किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के किसी भी पेपर में 10 से 15 नंबर का पेपर ऐसा होता है जो आप नहीं कर पाओगे, विच इज इन द कैटेगरी ऑफ वेरी टफ कैटेगरी। पूरे पेपर में, चाहे आपको पूरा पेपर आता हो, कोई एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपको लगता है ये तो अजीब ही आ गया, वो इंटेंशनली दिया जाता है। वरना आप खुद सोच के देखिए, जैसे आजकल बोर्ड एग्जाम्स में 100 नंबर आते हैं, यू मस्ट नॉट हैव सीन इट इन प्रोफेशनल एग्जाम्स। प्रोफेशनल एग्जाम्स में 60-70 के रेंज में नंबर आते तो भगवान ही मान लिया जाता है उसको कि इतने अच्छे नंबर आ गए। यू मस्ट नॉट हैव सीन 99 आ गए, 100 आ गए। ठीक है, तो रीजन ही यही है। जैसे सीए कोर्स में क्या होता है, कुछ पेपर्स जैसे अकाउंट्स और एफएम होते हैं, भले ही पेपर के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हो जो आपको आते हो, लेकिन वो करेंगे क्या, वो 3 घंटे का पेपर आपको पता है 4.5 घंटे का बनाते हैं। 4.5 घंटे का मतलब समझे क्या हुआ? लेंदी, एक्सेसिव लेंदी। वो होता ही है, उसमें एक सब्जेक्ट है जिसका पेपर होगा ही 4.5 घंटे का, और वो बट ऑब्वियस है कि छूटना ही है, और अगर पेपर छूटना है तो इसका मतलब 100 में 100 नहीं आने। तो 2 तरीके हैं, या तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दो जो बच्चा छोड़ ही दे, और या तो ऐसे क्वेश्चन डालो जो आते सब हो लेकिन छूट जाए। वन एंड द सेम थिंग। जैसे आपके साथ कंपनी लॉ में ये चीज कई बार होती है, या तो कंपनी लॉ में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 2-3-4, अब आपको लग रहा है नहीं 2-3-4 नहीं, पूरा पेपर ही ऐसा है। कंपनी लॉ का पेपर देखने में ऐसा ही लगता है, पता नहीं क्या आ गया, बट आप जब एक बार धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये हमको आता है। बट फर्स्ट इंस्टेंस में जब आप पेपर देखोगे ना, आपको लगेगा हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, वो उसका प्रेजेंटेशन ही ऐसा होता है, जैसे बड़े बड़े से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4-4 लाइन का, 5-5 लाइन का, वो देखने में वो डेंजरस, क्योंकि आईसीएसआई का कोर पेपर है कंपनी लॉ, दे हैव टू प्रेजेंट इट इन सच अ मैनर। ठीक है, जैसे सीए में अकाउंट्स का पेपर, पहला क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि वो नहीं कर पाएगा बच्चा। ठीक है, और अगर मान लो एनी हाउ कर पाया तो उस क्वेश्चन को करने में उसको 1.5 घंटा लगेगा। आप सोच के देखो, 1.5 घंटे बाद जब उसकी आंखें खुली तो पूरा पेपर बचा है और 1.5 घंटा बचा है। सो दीज आर सम स्ट्रेटेजीज, बनाया ही जाता है। 10 से 15 नंबर, 20 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो वेरी टफ कैटेगरी में होगा, और उसके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने ना सुने ना देखे, आपको लगे पता नहीं कहां से आ गए। ठीक है, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू फोकस ऑन रिमेनिंग 80-85। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर 15 नंबर का ऐसा है जो वेरी टफ की कैटेगरी में है, इसका मतलब 85 मार्क्स का ऐसा होगा जो ओके कैटेगरी में है। बट प्रॉब्लम यहां आती है, हम लोग फोकस उसी 15 पे करते हैं, वो नहीं आता, 3 क्वेश्चन नहीं आते थे तो बचे हुए तो आते थे ना, बट उस पर हम फोकस नहीं करते। सो यू विल हैव टू थिंक इट लाइक दिस वे कि भाई 10-15 नंबर का पेपर ऐसा होगा जो हमें नहीं आता है, इस बात को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हमने अभी पेनाल्टी की बात करी, ठीक है, अब अगर हम ईबीसीएल की बात करते हैं तो इसमें हर चैप्टर में पेनाल्टी है। ठीक है, अब एक तरीका ये होता है कि भाई आप सारे चैप्टर की पेनाल्टी याद कर लो, ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये हो कि जो क्वेश्चन आया उसकी पेनाल्टी आपको आती थी, इसके होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि ठीक है, पेनाल्टी एक लास्ट बार में देख ली, कई बार ऐसा होता है कि आपने जो पेनाल्टी देखी कहीं दिमाग में सेटल हो गई, वहीं कहीं आ गई। ठीक है, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट इट्स बेटर टू फोकस ऑन द रिमेनिंग थिंग्स। हाँ, अगर आपने ईबीसीएल के सारे चैप्टर एकदम लर्न बाय हार्ट कर लिए कि कहीं से पूछ के दिखाओ, पूछ लो, तब अगर आप कहो कि नाउ आई एम डन विद द सिलेबस 50 टाइम्स, I have revised the syllabus 50 times, I want something new, okay, learn the penalties. ठीक है, the same goes with sections in company law. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन याद करने लग जाते हैं, तो पहले कंटेंट तो पढ़ लो क्या है। सेक्शन तो एक बार आप बिना सेक्शन के आंसर लिखोगे तो फिर भी कुछ नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आंसर नहीं आता, सेक्शन लिख दोगे, ठीक है, तो दैट विल नॉट फेच यू एनी मार्क्स। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, जैसे अगर आपको याद होगा कंपनी लॉ में आपका एक चैप्टर हुआ करता था ग्लोबल डेवलपमेंट करके, उससे क्वेश्चन हर बार आता है,
लेकिन अगेन यूज है उसका, आप खुद सोच के देखो, उस एक चैप्टर, वो एक चैप्टर नहीं, वो अपने आप में ग्रंथ है, कितना बड़ा है, और हर कंट्री की उन्होंने बात करी हुई है। द रीजन वाई आई डोंट सजेस्ट कि आप उसको ना पढ़ें, क्योंकि आप पहले अपने कंपनी लॉ में तो फल फूल जाएं, अपने इंडिया का तो संभलता नहीं आपसे, ठीक है, उसमें सारी कंट्रीज का उन्होंने बताया, ग्लोबल डेवलपमेंट, और इंस्टीट्यूट की बदमाशी देखिए, पूछेगा भी क्वेश्चन उससे, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कनाडा में, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, जरूर पूछेगा इंस्टीट्यूट। लेकिन आप खुद सोच के देखो, उस एक ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप वो चैप्टर पढ़ते, यू डोंट नो कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, आपको सब याद करना पड़ता है, और उसमें भी पॉसिबिलिटी है आपको जो याद करके गए हो वो आएगा भी कि नहीं आएगा। सो नेवर थिंक कि हमें एकदम 100% करना है। द सेम गोज विद पेनाल्टी, हम ये नहीं कह सकते कि ऑल टुगेदर पेनाल्टी छोड़ दो, हम ये कभी नहीं, ना कभी कहेंगे, ना हमने कभी कहा है। रीजन भी, मान लो पेनाल्टी का क्वेश्चन आया, सबसे पहले वहीं बैठ के कहोगे मैम ने तो छुड़वा दिया था, तुरंत दोस्तों, सबसे पहली लाइन मैम ने तो कहा था नहीं आएगा। सी नोबडी, जो जिसने पेपर बनाया है ना ICSI का, ठीक है, उसके अलावा कोई गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर में क्या आएगा। नोबडी, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि पेपर लीक हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा आपने कभी सुना भी नहीं होगा। सिर्फ CA का एक बार हुआ था पेपर लीक, वो भी CPT लेवल का, फर्स्ट लेवल का, और आपको पता है नेशनल न्यूज आ गई थी कि CPT का पेपर लीक हुआ है, और 15 दिन के अंदर इंस्टीट्यूट ने दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया, वो वाला कैंसिल करा दिया। उसके अलावा अभी तक किसी प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। पेपर लीक की बात हो रही, चीटिंग की बात नहीं हो रही है। आपको कह रहे नहीं, हम तो अपने एग्जाम में करके आए हैं। सो देयर इज नथिंग एज सच, इन प्रोफेशनल कोर्सेज में ऐसा नहीं होता, तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। अगर हम आपसे कह रहे हैं ये पैराग्राफ छोड़ दो, तो ये हम अपनी गारंटी पे बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम देने जाएं और ये पैराग्राफ आपको मिल जाए। सो यू हैव टू बी वेरी मच अश्योर। आपके साथ होता ही है, आप पूरे चैप्टर में जो छोड़ के जाते हो वही तो आ जाता है। हाँ, ये रूल है, ये ऐसा नहीं आपके साथ ही होता है, ये हर बच्चे के साथ होता है। आप जो पैराग्राफ, पैराग्राफ भी छोड़ो, आप जो चैप्टर सोचोगे कि लो ये चैप्टर स्किप कर दें, उसी से भर भर के पेपर आएगा, भर भर के पेपर आएगा उसी से। इंस्टीट्यूट सुन लेता है आपके दिल की आवाज। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो आपके अंदर एक चिप लगा दी जाती है, तुम सोच के देखो कौन सा चैप्टर छोड़ के जाओगे, और सेम चैप्टर से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सो द थिंग इज दैट यू कैन नॉट, अब जैसे नोट्स की चीज आती है, कुछ बच्चों को लगता है कि भाई नोट्स इसके इजी से हो जाए, हमको तो ये समझ नहीं आता कि अगर हम इसके नोट्स दें तो हम कौन सा पैराग्राफ हटा दें, और अगर हम कोई पैराग्राफ हटा नहीं सकते, मतलब जैसे आपने सुना होगा नोट्स का बड़ा कल्चर है, नोट्स दे दो नोट्स, हमें समझ नहीं आता कि अगर हम आपको कोई एक्ट पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें से कौन सा पैराग्राफ हटा दें, बिकॉज जो पैरा हम हटा रहे हैं दैट इज अ सेक्शन, तो हम हटा कैसे सकते हैं कि चलो ये पैराग्राफ हटा के ये वाला दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम कोई पैराग्राफ हटा रहे हैं, इसका मतलब हम गारंटी ले रहे हैं कि वो नहीं आएगा पेपर में, यही मतलब हुआ। हाउ कैन आई टेक द गारंटी, हमने थोड़ी बनाया है पेपर। तो दिस इज द थिंग, ये लॉ है। हाँ, अगर कोई 11th-12th की जो बुक्स हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, अगर थ्योरेटिकल मैटर, इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है, तो चलो हमने उसको चार्ट फॉर्म में बना के आपको दे दिया, अग्रीड, दैट कैन बी रिड्यूस, बट सेक्शन को कैसे रिड्यूस किया जाता है, और अगर हमें एज इट इज पूरा पूरा देखना है, तो फिर नोट्स क्या देना, बुक काफी तो है, अच्छी बढ़िया बुक दी है इंस्टीट्यूट ने, आपने पैसे दिए हैं इसके, आफ्टर ऑल जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उसमें बुक्स की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। एंड बिलीव मी, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मॉड्यूल से आता है, आई डोंट नो आपको इससे अग्री है कि नहीं, बट अभी तक तो जितने बच्चे पास होते हैं, जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपको मॉड्यूल से आता है ना, वो आपको किसी नोट से नहीं आएगा। हमने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, इनफैक्ट प्रोफेशनल में भी, नोट्स पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, नोट्स जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसके साथ मॉड्यूल भी खोल लेंगे कि एक बार मॉड्यूल भी देख ले, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, क्योंकि मॉड्यूल के बाहर आने के चांसेस नहीं है। लेकिन उसी मॉड्यूल से जितनी भी चीजें बनाई जा रही है, नोट्स या जो कुछ भी बना रहे हो, उसमें कुछ मैटर छूट जाए, ये हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूट आपकी बुक से ऐसी ऐसी ढूंढ ढूंढ के चीजें दे रहा है एक्चुअली में। और अगर आप जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, फिर उसके बाद आप बुक खोल के देखो तो आपको मिल भी जाएगा, अच्छा ये यहाँ दिया हुआ था, ये आप देखते जरूर है। दो चीजें आप जरूर करते हैं, एक मार्क्स जरूर जोड़ते हैं अपने, हाँ एग्जाम दे के आए मार्क्स, अभी तक न जाने कितनी बार आप मार्क्स जोड़ चुके हो अपने। बच्चों से जब क्वेश्चन पेपर मंगाते हैं ना, तो उनके हर क्वेश्चन के पेपर के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, 36, 45, 100 में से 45, तो हम पूछते बेटा चेक हो गया, कहते हमने जोड़ लिए।
कॉन्फिडेंस जोड़ते हैं और उसके बाद बच्चों को खुशी इस बात की होती है, देखो हमने 45 जोड़े थे 45 आए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बच्चों का, हमने इसमें 35 जोड़े थे 34 आए मेरे, एकदम लगभग सही था हमारा, तुरंत जो उसी दिन नंबर जोड़ने लग जाते हैं। तो डोंट एवर डू दैट, ठीक है। अगेन उसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने फीस ली है आपसे। कितनी फीस लेता है इंस्टीट्यूट? 1200 रुपये लेता है, उसको करने दीजिए अपना काम, ठीक है। वो अच्छे से करेंगे उस चीज को। और आपके पास एक बात बताएं, कोई उपाय भी नहीं है, अगर कुछ गलत चेक हुआ है या कुछ हुआ है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो व्हाट इज द यूज। ये एक बड़ी अजीब चीज है, बट स्टिल यू कैन नॉट क्वेश्चन। जो एक स्क्रूटनी का सिस्टम होता है, उसमें सिर्फ टोटलिंग होती है कि भैया हम टोटलिंग दोबारा चेक कर लेंगे और ये देख लेंगे कोई क्वेश्चन अनचेक्ड तो नहीं है। यू वॉन्ट बी अलाउड कि आपका पेपर दोबारा, हम लोग को लगता है ऐसा, हम रीचेक करा लें, रीचेक ईचेक कुछ नहीं होता। तो सिर्फ ये, और उसमें नेग्लिजिबल चांस होता है, मतलब 0.01%, शायद 1000 बच्चों में से किसी एक बच्चे के शायद कभी मार्क्स बढ़ जाए। और वैसे भी आप सोच के देखो ना लॉजिकली, कि अगर ऐसा हो कि बच्चों ने पेपर रीचेक कराया और बहुत ज्यादा गलतियां निकल आई, तो आपको नहीं लगता इंस्टीट्यूट पे सवाल उठ जाएगा कि भैया कैसे चेकिंग हो रही है इनकी, इसलिए वो करते ही नहीं है चेक। तो इसलिए अब ये सोच लो, जो रिजल्ट में लिख के आ गया, वो जब रोल नंबर एंटर करते हो, फिर एंटर दबाते हो, फिर कुछ सामने आता है स्क्रीन में, है ना, बस वो जो दिख गया वही फाइनल है, उसी को एक्सेप्ट कर लो। विश्वास नहीं होगा इन ईदर केस, पास हो जाओगे तो भी विश्वास नहीं होगा, हो हम पास हो गए, ठीक है। हाँ, ये भी होता है बच्चों के साथ, कई बार इसी का सदमा लग जाता है, हम कैसे पास हो गए। और अगर ठीक है, समझ ही गए है ना तो भी विश्वास नहीं होता। तो वो जो स्क्रीन में आ गया ना, बस वही फाइनल है। तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए कि अगर कम आए हैं, ज्यादा आए हैं, क्या है। तो इट्स ओनली दैट हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर। फिलहाल हम पेनाल्टी के लिए सिर्फ ये बता रहे थे। आई एम अगेन नॉट सेइंग कि पेनाल्टी छोड़ दो, लेकिन हाँ, आप अगर लास्ट मोमेंट में एक बार पढ़ के जाना चाहते हैं, पढ़ के चले जाइएगा। लेकिन हमें ऐसा पर्सनली फील होता है बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे आपका होने वाला नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, पेनाल्टी याद कर लेना, सारे सेक्शन याद कर लेना, बट इट इज डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू लर्न। और सबकी एक जैसी पेनाल्टी होती है, कोई एक चैप्टर की हो तो चलो आप याद भी कर डालो, बट सारे चैप्टर्स में सेम प्रोविजंस है, सेम पेनाल्टीज है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पेनाल्टी के लिए परेशान मत होइएगा। एक बार ये बस जरूर देख लीजिएगा कि पास्ट ईयर में कैसे किससे पेनाल्टीज आई हुई हैं, किस चैप्टर से। हाँ, अब जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट, है ना। इतना आपको लॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई कॉम्पिटिशन एक्ट की हम पेनाल्टी नहीं छोड़ के जाएंगे, ठीक है। कॉम्पिटिशन एक्ट में तो सब कुछ करना है। अब ये सारे चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, पोर्शन बहुत बड़ा है, यहाँ पर आप पेनाल्टी स्किप कर सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास भी पूछने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, इसलिए यू कैन स्किप। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। अब एक टॉपिक दिया होगा, ये सब इसकी पेनाल्टी है। हाँ, काउंटर फीटिंग की पेनाल्टी पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। काउंटर फीटिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज की डुप्लीकेट चीज बना लें। जैसे वेट्स एंड मेजर होते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने एक नकली बांट बना लिया जो एज इट इज ओरिजिनल की तरह दिख रहा है, इसको कहा जाता है काउंटर फीट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि काउंटर फीट क्या होता है, फिर उसके ऊपर उसकी पेनाल्टी देखेंगे। देखो नीचे ब्लॉक दिया है, काउंटर फीट शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन सेक्शन 28 ऑफ आईपीसी। दिखा? अब देखो कह रहे हैं अ पर्सन इज सेट टू काउंटर फीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। यानी हमने एक चीज को सेम डुप्लीकेट बनाया है ताकि हम धोखा कर सकें, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल वेट्स एंड मेजर थे, हमने उसको कॉपी करके एक नकली वेट और मेजर बना दिया। और किस ऑब्जेक्टिव से बनाया? ताकि हम डिसेप्शन, धोखाधड़ी कर सकें। It is to be likely that deception will thereby be practiced, और इस ऑफेंस को क्या कहा जाता है? काउंटरफीट। और अगर काउंटरफीट होती है, अब ऊपर आ जाओ, सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट whoever counterfeit any seal, जैसे आपने देखा होगा जो भी ये वेट्स एंड मेजर्स होते हैं, इनमें एक सील लगी होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। हमने क्या किया? हमने उस सील की कॉपी कर ली। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, स्टैम्प, नकली स्टैम्प बनवा लेते हैं। अब अगर आप नकली स्टैंप बनवा रहे हो, ठीक है, आपने नकली स्टैंप की, मतलब एक स्टैंप की काउंटर फीटिंग कर ली और आप अपने सारे आर्टिकल्स में वो नकली स्टैंप लगा रहे हो, यहां पर आपने कौन सा ऑफेंस किया है? काउंटर फीट का। तो देखो क्या पेनाल्टी है, सेक्शन 44 प्रोवाइड्स दैट
whoever counterfeits any seal specified by or under this act or the rules made thereunder, or sell or otherwise disposes of any counterfeit seal or possess any counterfeit seal or counterfeit or removes or tampers with any stamp, मार्क कर लीजिए नेक्स्ट लाइन में, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year, and for second or subsequent offense with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years. ये पेनाल्टी किसकी है? काउंटरफीटिंग की. और काउंटरफीटिंग का मतलब भी आई सपोज क्लियर हो गया. ठीक है, किसी एक चीज को कॉपी करना ताकि डिसेप्शन किया जा सके. ओके, इसके बाद देखो एक टॉपिक दिखेगा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. देखिए, इन टर्म्स ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 25, 27, 39, 45, 47 either before or after institution of prosecution be compounded on payment for credit to the government for such sum as may be prescribed. कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ और उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन होना है, ठीक है, या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेना है, तो उससे कहा जाता है या वो पर्सन खुद इनिशिएट करता है कि भाई जो भी इसका फाइन का अमाउंट है, जो भी पेनाल्टी है, हम आपको पे कर दे रहे हैं और आप मेरे खिलाफ इसकी लीगल कार्रवाई खत्म कर दीजिए. दैट इज व्हाट इज नोन एज कंपाउंडिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेटलमेंट भी कह सकते हैं. तो अगर हमारे खिलाफ ऐसा कोई एक्शन हुआ तो हमने उनसे कहा ठीक है, जो भी हमारा पैसा लेना देना बनता है आप हमें बता दीजिए, हम सारा फाइन, सारा पेनाल्टी, जो कुछ भी चार्जेस है सब पे कर देंगे, आप हमारे इस केस को सेटल कर दीजिए. ये घूस नहीं दी जा रही है, ये लीगल होता है कंपाउंडिंग. ठीक है, तो कंपाउंडिंग वी कैन से इज जस्ट अ सेटलमेंट ऑफ एन ऑफेंस. तो जो भी अमाउंट है वो हमने पे कर दिया और हमारे खिलाफ वो कार्यवाही बंद कर दी जाएगी. तो देखो लिखा है, कह रहे हैं ये जो भी ऑफेंसेस हैं इनकी कंपाउंडिंग की जा सकती है. कैसे होगी कंपाउंडिंग? ऑन पेमेंट फॉर क्रेडिट टू द गवर्नमेंट ऑफ सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब. यानी कंपाउंडिंग का जो भी अमाउंट होगा हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे और गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा. ओके, जो इम्प्रिजनमेंट के केसेस होते हैं ना वो कंपाउंड नहीं होते. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे खिलाफ इम्प्रिजनमेंट की सजा थी, हमने कहा पैसे वैसे ले लो और मैं जेल ना पहुंचाऊं. क्रिमिनल ऑफेंसेस या इम्प्रिजनमेंट वाले कैन नॉट बी कंपाउंडेड. ठीक है, सिविल नेचर के जो हैं या पेनाल्टी वाले जो हैं ओनली दैट कैन बी कंपाउंडेड. यही पूछ रहे थे. ओके, नेक्स्ट इज ऑफेंसेस बाय कंपनी. बताइए ये टॉपिक आता है हम लोगों को? सब में सेम है. अब इस टॉपिक के साथ दिक्कत यही है, अब आप क्या करने लगे हैं पता है? इस टॉपिक को छोड़ने लग गए हैं. जहां आपको ऑफेंसेस बाय कंपनी दिखता है आप इसको छोड़ देते हैं. एनीवेज क्या मतलब होगा इस टॉपिक के अंदर? बताइए कि अगर कंपनी ने कोई भी ऑफेंस किया है तो जो भी पर्सन इन चार्ज है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, दैट पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. एक बार और रीड कर लो. पढ़ना तो है ही, पढ़ लीजिए. वही लिखा है कि कुछ नया है इस बार? बिना पढ़े बता रहे ना? पढ़ लिया? ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही करना है. लेसन राउंड अप पढ़ लीजिए बस.